Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट IBO6 जो कि है इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस के एक इम्पोर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक के बारे में। एंड ये टॉपिक बेसिकली रिलेटेड होगा IMS के साथ। IMS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। जानेंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या है, डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। एंड इसके अलावा क्या नीड हुई, क्यों हमें IMS को क्रिएट करना पड़ा, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। दिस टॉपिक हैज बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनकी मैं वीडियोस अपकमिंग लेकर आने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मिशन याद रखिएगा, विच इज 70% और मोर इन आवर एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में ऐड की हुई हैं, आप उनको जाकर भी देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी फ्यूचर में मैं और वीडियोस जैसे मैंने आपको कहा लेकर आने वाला हूं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं, जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रहे, आपको यूजफुल रहे, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सके और अपने इस एमकॉम कोर्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव कर सके। ओके, तो गाइज अब ये क्यों इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं। तो आई वाज जस्ट रिव्यूइंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो आप देख सकते हैं जून 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ऑल्सो एक्सप्लेन द नीड फॉर सच अ सिस्टम। तो क्या जरूरत हुई इस सिस्टम की, होता क्या है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो हैं पहले पूछे जा चुके हैं। जून 2017 का भी अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा और ये पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। और बाकी आपका जो फर्दर क्वेश्चन है इनको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में कि जो ब्रेटन वुड सिस्टम है वो क्या था, क्यों आपका जो ब्रेटन वुड सिस्टम था उसका ब्रेक डाउन हुआ। तो ये भी हम इस वीडियो का टॉपिक नहीं रखेंगे। आई ट्राई टू मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल सो दैट आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं जून 2018 में भी पूछा गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, और दिसंबर 2018 में भी है। तो ज्यादा मैंने पास्ट ईयर के रिव्यूज नहीं किए, लेकिन आप खुद भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो ये कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है क्या और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो लेट्स डिस्कस। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये मॉनेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी। ओके, क्या ऐसी रिक्वायरमेंट हो गई, क्यों हमें अपना एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ा जिसमें आपका कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें एस्टेब्लिश करने पड़े। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आई हैव इंक्लूडेड 4 डिफरेंट कंट्रीज। एक तरफ है आपका इंडिया, एक तरफ है यूएसए, एक तरफ है चाइना, एक तरफ है ब्रिटेन। आपस में ये क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो जब बहुत सारी कंट्रीज मिलकर क्या कर रही हैं, आपस में ट्रेड करेंगी, तो ट्रेड करते टाइम पर रूल्स एंड रेगुलेशंस की तो रिक्वायरमेंट है, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ट्रेड होगा तो पैसा आएगा और जाएगा, तो उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। इंडिया की करेंसी आपकी रुपीज है, यूएसए की करेंसी आपकी डॉलर है, चाइना की येन है, ठीक है, और हमारी जो ब्रिटेन है उसकी पाउंड है। तो इस सिचुएशन में अलग अलग करेंसीज के साथ में अलग अलग कंट्रीज कैसे डील करेंगी। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, आने वाले डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एक एफिशिएंट मॉनेटरी सिस्टम की। ध्यान दीजिएगा, एक एफिशिएंट मॉनेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सके, ट्रेड को स्ट्रॉन्ग कर सके, जो कि आपस में बहुत सारी कंट्रीज के बीच में होगा। तो इसीलिए मॉनेटरी सिस्टम जो था इंटरनेशनल लेवल पर उसको लाया गया। आईएमएस का कॉन्सेप्ट इसीलिए स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे जो ट्रेड था बहुत सारी कंट्रीज के बीच में स्टार्ट होने लगा, उस टाइम पर हमें एक ऐसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ी जो कि क्या कर सके, आपस में कंट्रीज के बीच में ट्रेड को और स्ट्रॉन्ग कर सके, और जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है कंट्रीज के बीच में उनको आपका बढ़ा सके। तो इन दैट इज द रीजन व्हाई इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम वाज इन्वॉल्व्ड। तो चलिए अब जानते हैं कि एक्चुअल में इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है। तो व्हाट इज आईएमएस, लेट्स डिस्कस। तो अभी फ्लो चार्ट आपके स्क्रीन पर आने वाला है एंड उसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि है क्या आईएमएस। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा आंसर आ चुका है, डेफिनेशन आ चुकी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या है बेसिकली,
a monetary system of internationally agreed rules, conventions, and supporting institutions that supports international trade, cross-border investment, and reallocation of capital between different nations of the world. तो जो वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज होती हैं उनके बीच में इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, कैपिटल को रीअलोकेट करने के लिए एक मॉनेटरी सिस्टम जिसमें आपके इंटरनेशनल रूल्स होंगे, इंटरनेशनल कन्वेंशंस होंगी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगी जो कि आपके ट्रेड को और आपके इन्वेस्टमेंट को और आपके कैपिटल को सिक्योर रखने में और इंक्रीज करने में हेल्प करेंगी। तो ऐसा एक मॉनेटरी सिस्टम हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम कहलाएगा। I repeat the definition. International monetary system is a monetary system of internationally agreed rules, conventions, and supporting institutions that supports international trade, cross-border investment, and reallocation of capital between different nations of the world. Okay? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन हमने समझ ली, कॉन्सेप्ट कैसे अराइज हुआ उसको समझ लिया। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। तो जब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एटलीस्ट 5 मार्क्स में यू हैव टू राइट योर आंसर, तो आपको थोड़ा बहुत और पता होना चाहिए आईएमएस के बारे में। तो आईएमएस की अगर हम बात करें तो क्या है, इट इज अ सेट ऑफ अरेंजमेंट, रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशन अंडर विच पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है जिसको याद करने में आपको दिक्कत भी नहीं होगी। तो आईएमएस को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे सेट ऑफ अरेंजमेंट्स या रूल्स, प्रैक्टिसेस या फिर वो सारी इंस्टीट्यूशंस जिसके थ्रू पेमेंट्स किए जाते हैं या पेमेंट्स रिसीव किए जाते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड या अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। तो ऐसा सिस्टम आपका कहलाता है आईएमएस, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। ओके, तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Now the next point says international monetary system is the global network of the government and financial institutions that determine the exchange rate of different currencies for international trade। तो अब आपका इंटरनेशनल ट्रेड जब भी होगा कहीं किसी भी कंट्री के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है अलग अलग करेंसीज इंक्लूडेड होंगी एंड उन अलग अलग करेंसीज का हमें एक्सचेंज रेट फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। तो आईएमएस में क्या होता है, आपकी बहुत सारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो इंक्लूडेड होती हैं, बहुत सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट इंक्लूडेड होती है, जिससे कि एक ग्लोबल नेटवर्क क्रिएट होता है। ग्लोबल मतलब एक ऑल ओवर द वर्ल्ड से बहुत सारी गवर्नमेंट्स मिलती हैं, बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिलकर काम करती हैं और मिलकर क्या करती हैं, जो अलग अलग करेंसीज होती हैं अलग अलग कंट्रीज की, उनके एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करती हैं। अब जैसे आप खुद देखिए कि इंडिया की जो करेंसी है रुपीज है और आपके जो यूएस है उसकी करेंसी है डॉलर है, तो उस सिचुएशन में जो एक्सचेंज रेट है बिटवीन इंडिया एंड यूएस वो कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। तो जो हमारा आईएमएस का सिस्टम है वहां पर बहुत सारी अलग अलग गवर्नमेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिलकर इस तरह के डिसीजंस लेती हैं। Now the next point says IMS is also a governing body that sets rules and regulation by which different nations exchange currencies with each other। तो जितने भी रूल्स आपके हैं जिसके थ्रू आपका क्या किए जाएंगे, जितने भी करेंसीज ट्रांजैक्शंस हैं यानी कि जो करेंसीज एक्सचेंज हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो किए जाएंगे, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किए जाएंगे किसके थ्रू, आईएमएस के थ्रू। तो आईएमएस क्या है, गवर्निंग बॉडी जिसका काम ये भी है जो एक्सचेंज किए जाएंगे कंट्रीज के बीच में करेंसीज, उनके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करना ताकि किसी भी तरह की कोई चीटिंग ना हो, किसी भी तरह का किसी कंट्री का एक्सप्लॉयटेशन ना हो और ट्रेड किसी भी तरीके से सफर ना हो। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर होंगे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। प्लीज डू मेंशन इफ यू आर कीपिंग अ नोटपैड, नहीं तो वीडियो के साथ साथ याद करते हुए चलिए, दैट इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट। जितना जल्दी याद करेंगे उतना आप ही के लिए अच्छा है।
नाउ गाइज, अब नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आईएमएस रूल्स आर मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसके आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट में आईएमएस के रूल्स मेंशन्ड होते हैं। तो आईएमएस के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कहाँ मेंशन्ड होंगे? आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट, जो कि आईएमएफ का होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का होगा। IMS also helps in reallocating the capital and investment from one nation to another. तो गाइज, IMS एक और काम करता है, सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन ही सेटअप नहीं करता। जो कंट्रीज के बीच में आपका कैपिटल और इन्वेस्टमेंट होता है उसको रीअलोकेट करने में भी IMS हेल्प करता है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, इट आल्सो हेल्प्स इन रीअलोकेटिंग द कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एज वेल। इसके अलावा आपको ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है। आईएमएस के अंडर बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी रिलेशंस होते हैं जो कि गवर्न किए जाते हैं फंड रूल्स के थ्रू, और वहां पर आपके कई तरह के एग्रीमेंट्स एंड कंसल्टेशंस भी होते हैं कंट्रीज के बीच में, और काफी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले करती हैं ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करने में, उनके बीच में। तो आईएमएस में जितने भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं तो वो फंड रूल्स में आपके मेंशन्ड होते हैं, उनके थ्रू गवर्न किए जाते हैं। इसके अलावा कई तरह के एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, कई तरह के कंसल्टेशंस होते हैं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज गवर्नमेंट एंड नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन सी आपकी इंस्टीट्यूशंस मेनली वर्क करती हैं? सबसे पहले आपकी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। उसके बाद है आपका OECD, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। दिस इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। OECD जो कि है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर हमारी आती है यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन, जो कि है EMU। देन वी हैव BIS, which stands for Bank for International Settlement, एंड लास्ट वन वी हैव IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। तो ये है हमारी मेजर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि हेल्प करती हैं IMF के रूल्स को सेटअप करने में, और जितने भी एग्रीमेंट या कंसल्टेशंस होते हैं अमंग डिफरेंट कंट्रीज उनको सक्सेसफुल बनाने में। ओके, तो आई एम श्योर कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम था उसकी नीड क्यों अराइज हुई। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंस रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो यू कैन राइट ऑल दोज पॉइंट्स और आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे अगर आप अच्छे से प्रेजेंट करेंगे उनको। तो चलिए गाइस, अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन, जो कि हमारे 5 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से आईएमएस को सेटअप किया गया। तो सबसे पहला रीजन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, दैट इज टू रिकंसाइल द कन्फ्लिक्टिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट बट इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली इंटरडिपेंडेंट नेशंस। तो बहुत सारी कंट्रीज वर्ल्ड में हैं, आप सभी को पता है, और जितनी भी कंट्रीज हैं वो सभी पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है, यानी कि कोई कंट्री किसी और कंट्री के पॉलिटिकल डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, राइट? तो दे आर पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट। बट अगर देखा जाए आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन की वजह से जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, वो इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर। तो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए और किसी भी तरह का कंफ्लिक्ट अराइज ना हो इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से, उसको अगर ऐसा कोई कंफ्लिक्ट अराइज भी होता है तो उसको रिकंसाइल यानी उसको सॉल्व करने के लिए भी आपका क्या है, एक मॉनेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया ताकि जो पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट बट इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली इंटरडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज में जो भी कन्फ्लिक्ट अराइज होगा उसको रिकंसाइल किया जा सके, उनको सॉल्व किया जा सके। So this is the first reason why International Monetary System was established. Okay, do remember? Now let's talk about the second reason. The second reason why the IMS was created. And the reason is to create the provision of international money, which is also known as reserves, or assign a standard value of the international currencies. Guys, second reason था इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को एस्टैब्लिश करने का, एक ऐसा प्रोविजन बनाना जिसमें एक इंटरनेशनल मनी का कॉन्सेप्ट आएगा।
यानी कि आपने देखा होगा जो आईएमएफ है उसमें आपका रिजर्व फंड भी होता है, ठीक है, और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनके थ्रू इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन उनको सेटल किया जा सकता है किसी भी कंट्री के थ्रू। तो ये कॉन्सेप्ट आई कहाँ से? इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के थ्रू। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के थ्रू क्या था, जो नीड थी इंटरनेशनल मनी की उसका प्रोविजन बनाया गया, और उसके साथ में जो इंटरनेशनल करेंसीज हैं उनके लिए एक्सचेंज की जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं उनको असाइन किया गया। पहले बहुत प्रॉब्लम होता था कंट्रीज के बीच में कि किस तरीके से आपका एक्सचेंज रेट सेट किया जाएगा, और जो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई वाला फ्लो था उससे आपका काफी प्रॉब्लम होता था बहुत सारी कंट्रीज के लिए। जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थी वो अपना क्या करती थी, स्मॉल कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करती थी। तो ऐसी सिचुएशंस अवॉइड करने के लिए आपका प्रोविजन क्रिएट किया गया, ठीक है, और इसको क्रिएट करने का काम किसने प्ले किया? आईएमएस, जो कि है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज to provide financial support to countries that faces serious financial and economic complexities using IMF credit और reserve facilities। तो पहले बहुत सारी कंट्रीज थी जिनको कई बार फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो हर किसी कंट्री को अपना इक्वल करना पड़ता था। तो उस सिचुएशन में आपका काफी कंट्रीज ने काफी प्रॉब्लम्स फेस करी पास में। वर्ल्ड वार 1 हुआ, वर्ल्ड वार 2 हुआ, उसमें आपका कई सारे कंट्रीज ऐसे थे जिनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन हुआ। तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए भी हमें एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ी जो कि इतना इफेक्टिव हो, जो कि इन सभी जो फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटीज इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर सके। तो आईएमएस जो है वो बेसिकली क्या है, आपका उन सभी कंट्रीज को जो कि सीरियस फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटीज या इश्यूज फेस कर रही हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जो आईएमएफ में आपका क्रेडिट या रिजर्व फैसिलिटीज होती हैं उसके थ्रू उनको पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है ताकि वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सके और जो ट्रेड है उसका फ्लो बना सके। Now, fourth reason is to limit irregularities in the balance of expenses and in the exchange rate system of member countries, which could weaken the development of trade and flow of capital worldwide। तो गाइस जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है या बैलेंस ऑफ आपका एक्सपेंसेस एंड पेमेंट है उसमें किसी भी तरह की इरेगुलरिटी ना हो, क्योंकि इरेगुलरिटी होगी तो अगेन कोई कुछ कंट्रीज क्या कर रही होंगी, दूसरी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट कर रही होंगी, विच इज नॉट ओके। एंड इससे जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो काफी सफर हो सकता है। और किसी भी तरह की आपकी इरेगुलरिटी ना हो एक्सचेंज रेट सिस्टम में किसी भी मेंबर कंट्री के, तो इसको भी इंश्योर करने के लिए आपका एक मॉनेटरी सिस्टम रिक्वायर्ड था। एंड इसीलिए आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को क्रिएट किया गया जिसके थ्रू हम क्या कर सके, जितनी भी इरेगुलरिटीज हैं whether it's in the payment or the transaction cases, or whether it's related to the exchange rate of between different countries of the world, जो कि बेसिकली क्या कर सकती हैं, ट्रेड और कैपिटल के फ्लो को वर्ल्ड वाइड सफर कर सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन को लिमिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी हमने क्या करा, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो था वो एस्टैब्लिश किया। नाउ अभी हमारा लास्ट पॉइंट है जो कि हम डिस्कस करेंगे, एंड this is the last reason why IMS was created, and this is to motivate and encourage the nations to participate in the international trade to improve their BOP and minimize the trade deficit। तो जितने भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, जितने भी आपके कंट्रीज हैं जो कि आईएमएस का पार्ट हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए भी आपका कोई सिस्टम रिक्वायर्ड है। वो भी सोचें कि हाँ जो भी ट्रेड किया जा रहा है उनके लिए कुछ आपके रूल्स रेगुलेशंस हैं, और जब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं तो इससे ऑब्वियस सी बात है जो ट्रेड है वो इम्प्रूव होता है, और ट्रेड इम्प्रूव होगा तो बहुत सारी जो वीकर कंट्रीज हैं जिनमें पोटेंशियल काफी है लेकिन स्टिल आपका ऑप्शन नहीं है कैसे करें, तो उनका जो बीओपी है वो इम्प्रूव हो सकता है, ट्रेड डेफिसिट आपका इम्प्रूव किया जा सकता है। अब जैसे इंडिया की बात करें, वी हैव अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन। चाइना को भी आप देख सकते हैं, चाइना में भी काफी पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन का हम 100% यूजेज अपनी कंट्री में नहीं कर सकते, राइट। उनका जो टैलेंट है हम उनका यूज कैसे कर सकते हैं, अपनी जो सर्विसेज है बाहर अदर कंट्रीज को जिनको रिक्वायरमेंट है उनको देकर।
तो ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए एक मोटिवेटिंग एंड एनकरेजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए भी एक मॉनेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी, जो कि काफी इफेक्टिव हो, जो कि अच्छे से रूल सेटअप कर सके। ठीक है, तो उसके लिए आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया। तो दीज आर 5 इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम वाज क्रिएटेड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहें और याद कीजिएगा अच्छे से, बहुत ही सिंपल पॉइंट आई हैव इंक्लूडेड। नाउ आप बताइएगा कमेंट करके जरूर कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू गिव यू वीडियो ऑन दैट। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, अपने जो भी ग्रुप्स हैं आपके उसमें। एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में, जो कि हेल्प करेगा आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में। एंड हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।